ये बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। 2-3 दिन से मुझे लगता है तुम पूछ रहे, लेकिन कभी मेरा पीरियड ओवर हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। देखो, पहले इसका नाम था CAB। क्या नाम था? CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल अधिनियम। अब ये संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय का इस पर दस्तखत भी हो चुका है। अब ये कानून बन गया। तो जहां पे पहले बी था वो बन गया ए, बी फॉर बिल। और चूंकि ये दोनों संसद के दोनों सदन से पारित हो चुका है, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाने के बाद ये कानून बन गया है। तो अब ये बिल बदल करके बन गया एक्ट। क्या बन गया? एक्ट। अब ये बन गया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। अब वो बन गया है कानून। पहली बात, एक बात बताओ, आजाद से ये क्वेश्चन यार तेरे मन में आया कहां से? पहले तो इसका जवाब दो, और दूसरा तुमने मेरे से ही क्यों पूछा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन पहले से भी, लेकिन पीरियड खत्म हो जाता। सर मैं जानना चाहता हूँ कि टीवी में काफी देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे सिलेबस में प्रोग्राम भी हुआ है। हमारे भावनगर में, अहमदाबाद में, दिल्ली में और सूरत में हुआ है, और बिहार में, फिर यूपी में हुआ है, असम में हुआ है, गुवाहाटी में काफी बहुत दंगा फैल रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ सबसे CAB क्या है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, मुझे जानकारी। अच्छा, मेरे से क्यों पूछा? सर इसलिए आपसे पूछा कि आप थोड़ा जानकारी बने और आपको नॉलेज है सर, इसके बारे में आप बता सकते हैं। नॉलेज तो सही। चलो बैठो। अभी मैं बताता हूं ये क्यों पूछा। तो आजाद शेख है अल्पसंख्यक मुस्लिम। हो सकता है कुछ इस ढंग से चर्चा भी चल रही हो जिससे ये असमंजस में लड़का होगा। सही बात बताओ, सही है या गलत? सही बात। तो ये एक आजाद शेख की कहानी नहीं है। ये देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिसको इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, और वो किसी के बहलावे में, किसी के भड़कावे में या गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में आ रहे हैं। जो मैं बता रहा हूं आराम से सुनना, और ये जानकारी फिर दूसरे को भी देना, ठीक है ना? हमारे देश में नागरिकता के 4-5 तरीके जिससे नागरिकता प्राप्त होती है, सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं। एक है कि यदि आपका जन्म इस देश में हुआ है, समझ में बात आ रही है? दूसरा है वंश के आधार पर। पहला हो गया जन्म के आधार पर, कि आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा है वंश के आधार पर, यानी आपके माता पिता, आपके दादा दादी, उनके माता पिता, उनका जन्म भारत में हुआ हो, यानी आपका वंश भारत में रहता था, आपके जो पूर्वज। ये हो गया दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। इसी से अभी जो तुमने बताया NRC क्या है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कभी। तो तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। पहला जन्म के आधार पर, आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा आपके माता पिता या उनके माता पिता, मतलब आपके पूर्वज का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। चौथा है प्राकृतिककरण, यानी आपका परिवार बहुत समय पहले से प्राकृतिक रूप से भारत में रह रहा हो। और पांचवा है किसी भूमि का यदि भारत में विलय हो गया, किसी क्षेत्र का, किसी प्रदेश का यदि भारत में विलय हो गया हो, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था किंतु बाद में उसका विलय भारत में हो गया हो, तो वहां के निवासी भी भारत के नागरिक हैं। वो लोग सर उदाहरण दीजिए। अरे अपना दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली पुर्तगाल के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन नहीं था। अंग्रेज तो हमारे देश को 1947 में ही छोड़ के चले गए, लेकिन यहाँ पर 1954 तक पुर्तगालियों का अधिकार था। 2 अगस्त 1954 को आजाद हुआ हमारा देश। 7 साल तक यहाँ के वरिष्ठ पंचायत ने इस प्रदेश को चलाया, और बाद में इसका विलय
भारत में कर दिया गया, तो दादरा नगर हवेली के हम सभी नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? सेक्शन 2 में बताया गया है, संविधान के सेक्शन 2 में बताया गया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम क्या है और अवैध प्रवासी कौन है, अवैध घुसपैठिए कौन है। अभी जो इतना मारामारी चल रहा है, इतना पूरा, जब भी न्यूज चैनल खोलो तो वही चल रहा है। और जो आजाद ने पूछा, इसीलिए पूछा क्योंकि इससे पहले तो वो कभी नहीं पूछा था। हो सकता है कुछ भ्रम की जानकारी उस तक आई होगी। तो सेक्शन 2 में यह बताया गया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम क्या है और हमारे यहां अवैध प्रवासी कौन है, अवैध घुसपैठिया कौन है। तो वो विदेशी जो बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के, बिना किसी आधिकारिक कागजात के, बिना पासपोर्ट के हमारे देश में घुस आया है, वो है अवैध प्रवासी, अवैध घुसपैठिया। ये जो तुमने पूछा ना सीएए क्या है, तो मैं जब से बता रहा हूं, इसी का उत्तर है। तो ऐसे लोग जो बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के हमारे यहां घुस गया हो अवैध तरीके से, बिना पासपोर्ट का घुस गया हो, बिना कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट के घुस गया हो, या तय समय सीमा के बाद भी अवैध रूप से हमारे देश में रह रहा हो, ऐसे लोगों को कहा जाता है घुसपैठिया। क्या कहा जाता है? घुसपैठिया। और ये घुसपैठिए आज के डेट में एक, आप ये समझो कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये घुसपैठिए में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसके लिए भारत सरकार ने छूट दी। आप ये समझो कि उसके लिए एक नैरो विंडो खोला है, छोटी खिड़की खोली है, उसके लिए कुछ राहत दिया है, ठीक है। कैसे लोगों के लिए? जो हमारे यहां रह रहे हैं, वो हैं हमारे यहां रह रहे हैं, वो अवैध प्रवासी हैं। तो भारत सरकार ने हमारे 3 पड़ोसी इस्लामिक देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से आए हुए वहां के अल्पसंख्यकों के लिए कुछ राहत दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों से वहां के जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन, ठीक है, ये कौम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को छोड़ करके हमारे यहां आए हैं। तो इनमें से वैसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया आए हैं, कब तक? 31 दिसंबर 2014 तक भारत सरकार उन्हें नागरिकता प्रदान करेगी। इसके अलावा जो घुसपैठिए हैं, भारत सरकार उन्हें डिपोर्ट करेगी और इन लोगों को यहां का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझो कि ये जो सीएए है, ये नागरिकता प्रदान करने का कानून है, किसी का नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग हैं उसे भारत सरकार नागरिकता देगी। यही है सीएए, ये नागरिकता देने का कानून है, ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। अब प्रश्न उठाने वाले प्रश्न उठाते हैं कि इससे भारत के मुसलमानों, इससे जो है भारत के मुसलमान प्रभावित होंगे। इसका आंसर है आजाद जी, इस कानून से भारत के मुसलमान प्रभावित नहीं होंगे। आप ऐसे समझो, इस क्लास में 42 बच्चे
बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? अगर 43वां को हमने एडमिशन दिया तो उससे तुमको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, सही सही बताओ। अगर हमने 44वां को एडमिशन दिया तो उससे तुमको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं प्रॉब्लम होगी उससे। तो ये उन लोगों को नागरिकता देगी। क्यों नागरिकता देगी? क्योंकि अब इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे ये कहानी है कि तुम ये समझो कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। हाँ या ना? अब आप ये सोचो कि जो आदमी रात को सोया था वो हिंदुस्तान में था और सुबह होते हुए ही वो पाकिस्तानी बन गया। रातों रात देश बदल गया। जो पाकिस्तान के हिस्से में रहे होंगे सुबह वो किस देश का नागरिक हो गया? पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, पहले तो एक ही देश था ना। 1950 ईस्वी में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के बीच एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ और उसमें कहा गया कि दोनों देश अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं वो कल मैंने बताया कि किसी भी देश या प्रदेश के कुल आबादी के आधे से कम आबादी वाले लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। किसी भी देश या हमारे देश की बात करो, हमारे देश या विभिन्न राज्यों के कुल आबादी के 50% से कम आबादी वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। तो पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे कि इस्लाम धर्म को जो मानते हैं उससे एक देश बना पाकिस्तान। है? तो पाकिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये सभी अल्पसंख्यक हो गए और मुस्लिम क्या हो गया? बहुसंख्यक। तो जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खां के बीच में एक समझौता हुआ कि अब तो चूंकि दो देश अलग अलग बन चुके हैं, दोनों देशों में सभी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, तो दोनों देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, अब जैसे मुस्लिम हमारे देश में अल्पसंख्यक, क्यों? हमारे देश की आबादी है 131 करोड़। कितनी आबादी है? 131 करोड़। बताया था वर्ल्ड मीटर, लाइव चलता है उस पर। और मुसलमानों की आबादी है कुछ 19 करोड़ में, जितना है 19-20 करोड़। तो ये अल्पसंख्यक हो गया और हिंदू है बहुसंख्यक। तो समझौता हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के देश में जो भी अल्पसंख्यक हैं उसकी रक्षा करेंगे, वो शांति से जी सके, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। हिंदुस्तान तो अपने वचन पर कायम रहा मित्रों, लेकिन पाकिस्तान अपने वचन पर कायम नहीं रहा। जब पाकिस्तान बना था तो लगभग 23% आबादी वहां पे अल्पसंख्यकों की थी, जिसमें हिंदू, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बौद्ध। और आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग 1.5%, 23% से घट के कितना पे है? कहां गए ये लोग? उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ कि या तो वो भाग के भारत आए या उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया डर के मारे। अरे यार एक किस्सा है, सुनाऊंगा तो दंग रह जाओगे। जब भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो उस समय हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे, हिंदू नेता थे, हिंदू दलित, पश्चिम बंगाल के वो थे। अब ना पश्चिम बंगाल बना, पहले तो सब एक ही था। उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। क्या नाम था? उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान के वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पाकिस्तान की जो स्थापना वहां के कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना ने किया, उनके ये साथी थे। क्या नाम था? जोगेंद्र नाथ मंडल। हिंदू दलित नेता थे और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना तय किया। वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के वो पहला कानून मंत्री वो बने, लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर।
पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री, आप सर्च करना, जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन 3 साल में ही उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया और भाग के वो हिंदुस्तान आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब वहां पे हम स्टेटलेस हो गए हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, वहां पे जूते चप्पल की दुकान खोल दी जाती है, वहां पे मांस का दुकान खोल दिया जाता है, हमारी बहू बेटी की इज्जत भी, आबरू भी सुरक्षित नहीं है वहां पे। वो भाग के आ गए। जब इतने बड़े लीडर का ये दशा, तो जन सामान्य की क्या दशा? तो 23% से घट करके वो 1.5% आ गए। बाद में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में पहले पाकिस्तान का हिस्सा था ना, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बांग्लादेश भी जब बना था तो वहां पे 23% अल्पसंख्यक थे। आज बांग्लादेश में भी लगभग 3% की आबादी रह गई है हमारे इन भाइयों का। कहां गए हुए? यानी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा। लेकिन हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहां APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बनते, जहां हामिद साहब उपराष्ट्रपति बनते हैं, जहां जाकिर हुसैन साहब मिनिस्टर बनते हैं। तो ये लोग भैया आतंक से प्रताड़ित होकर के बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से अपना अपना धंधा पानी, जमीन जायदाद, घर द्वार सब कुछ त्याग करके भारत में भाग के आ जाते। कहां जाएंगे वो? हम लोग ये कहते हैं ये हमारा देश है, ये टुकड़ा भारत का नक्शा है, ये पाकिस्तान का। इंसान को जब भगवान भेजता है ना, वो धरती पर भेजता है, वो किसी मिट्टी के टुकड़े पर नहीं भेजता है। वो भी मानव नहीं है। देश में दुनिया में बहुत से मुस्लिम देश हैं जहां का राष्ट्रीय धर्म है मुस्लिम धर्म, लेकिन हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश का कोई राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं है। पाकिस्तान है इस्लामिक कंट्री, वहां का राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम। बांग्लादेश का राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म कुछ भी नहीं। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोगों को समान सुविधा मिली हुई है, समान अधिकार मिले हुए हैं। धर्म के नाम पर किसी से कभी भेदभाव नहीं किया जाता है। यदि भूषण सर पढ़ाते हैं तो वो कोई बच्चे का जात नहीं पूछते। सूरज की रोशनी जब हम पर हमारे ऊपर पड़ती है तो वो किसी का धर्म नहीं पूछता है। सूरज की रोशनी सभी के घरों पर समान रूप से गिरती है। फूल की खुशबू सभी के लिए समान रूप से आता है। बारिश की बूंदें सभी के घर में समान रूप से बरसती है। शिक्षक के वचन सभी बच्चों के लिए समान होता है। हमारा देश वो देश है। मुस्लिमों के बहुत सारे देश हैं, ईसाइयों के बहुत सारे देश हैं। तो ये कहां भाग के आ जाते हैं? प्रताड़ना से कहां पे भाग के आ गए? भारत। और यहाँ पे वो लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे भाई। एक टेंट में ना बिजली है, ना लाइट है, ना सुविधा है, इतने सालों से। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय गांधी जी, नेहरू जी, उस समय के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी, उस समय के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सबका यही कहना था कि जो अल्पसंख्यक बंटवारे के समय नहीं आ जा सके एक दूसरे देश, खास करके पाकिस्तान से जो हिंदू भाई, जैन भाई, बौद्ध भाई, पारसी भाई, क्रिश्चियन भाई हमारे यहाँ नहीं आ सके, वो अगर आना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। भारत सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है, भारत सरकार की यह मौलिक जिम्मेदारी है, भारत सरकार की यह मानवीय जिम्मेदारी है कि उसे वो शरण दे, उसकी वो रक्षा करे। तो जो काम 70 वर्षों से नहीं हुआ था वो काम अभी हुआ। तो CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक ऐसा कानून है जो ऐसे ही प्रवासी, अवैध प्रवासी जिन्हें माना जाता था, जो 31 दिसंबर 2014 तक हमारे देश में आए हैं, भारत सरकार उसको नागरिक के तौर पर मान्यता देगी। बात समझ में आ रही है? अब पहला सवाल था कि इससे भारतीय मुसलमान क्यों घबराए हुए
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साजिश वो लोग कर रहे हैं जिनको राजनीति चमकानी है। बेटा, हम लोग तो निम्न मध्य वर्गीय आदमी हैं, हमें मेहनत करने से, रोजी रोटी करने से फुर्सत नहीं मिलती है। वो लोग बड़े बड़े लोग हैं। हम लोग जब छुट्टी में गांव जाते हैं तो ट्रेन के टॉयलेट में भी 25 आदमी बैठ करके गांव जाते हैं कि नहीं? वो लोग बड़े बड़े आदमी हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। वो लोग अपना राजनीति कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ के बेवकूफ लोग हैं वो उनके राजनीति, उनके बहकावे, उनके भड़कावे का शिकार हो जाते हैं। तो पहला आंसर आपको मिल गया। इससे भारत के मुसलमानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल वो लोग क्या उठाते हैं कि आप सबको ये मौका दे रहे हैं नागरिक बनने का, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? बोलो, सही है कि गलत है? तो भाई, ये जो 3 देशों से ये अल्पसंख्यक हमारे यहाँ आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी, वहां के मुसलमानों को इसीलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि वो मुस्लिम देश इस्लामिक देश है, और वहां पे उन देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। बोलो, ये आंसर आपको मिल गया कि नहीं? वहां पे उन देशों में मुसलमान वहां के अल्पसंख्यक नहीं। फिर सवाल उठाने वाले उठाते हैं कि आप श्रीलंका से जो तमिल आए थे हमारे देश में, उन्हें आप नागरिकता क्यों नहीं देंगे? उन्हें इस कानून से आप क्यों बाहर रख रहे हैं? तो भाई साहब, श्रीलंका के जो तमिल हैं वो मुस्लिम नहीं है, और ना ही श्रीलंका कोई मुस्लिम देश है। श्रीलंका मुस्लिम देश नहीं है। फिर ये लोग सवाल उठाते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान को आप इस कानून में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? रोहिंग्या मुसलमान जानते होंगे आजादी, रोहिंग्या मुसलमान। तो रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान बर्मा के वो मुसलमान हैं जो बर्मा में अपना एक अलग देश बनाने की कोशिश कर रहे थे। अरे वो बर्मा में रह रहे बौद्धों के साथ मारकाट करते हैं, उनके संबंध आतंकवादी संगठनों से है। वो घुसपैठ करके हमारे देश आ गए हैं। अरे वो जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए हैं, वहां उन्होंने आधार कार्ड वगैरह सब बनवा लिया है। तो वो शरणार्थी नहीं है। इसीलिए हम रोहिंग्या को भी अपने देश का नागरिक नहीं मान सकते, और ना ही ये लोग धर्म के नाम पर प्रताड़ित है। अब कहता है कि क्या सीएए भारत के मुसलमानों से नागरिकता छीन लेगी? नहीं छीनेगी। यह कानून किसी को नागरिकता देने वाला कानून है, किसी का नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। फिर क्वेश्चन है कि क्या इससे भारत के मुसलमान प्रभावित होंगे? नहीं होंगे। इससे भारत के मुसलमान